नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पेट के लिए जियोग्राफी का रिवीजन करेंगे। आज हम लोग पेट के लिए, जिसको कि क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के माध्यम से आपको कोशिश करेंगे कि सारा सेक्शन आपका जियोग्राफी का जो भी सिलेबस के अंदर है सब कवर हो जाए। इसका 2 पार्ट हम बनाएंगे। पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन और पार्ट सेकंड में 50 क्वेश्चन, जिसमें कि सारे क्वेश्चनों के माध्यम से आपके सारे वर्ल्ड से लेकर इंडियन जियोग्राफी तक सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि नवीनतम पर्वतमाला है। अगर सबसे नवीनतम पर्वतमाला की बात की जाए तो सबसे नवीनतम पर्वतमाला हिमालय है। सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन है? हिमालय। लेकिन आपसे पूछा गया इन 4 ऑप्शन में सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन है? सतपुड़ा है कि आपलेशियन है कि रॉकीज है कि यूराल है? इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। यूराल इसमें सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, लेकिन सारे पर्वतमाला को हम एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि यह पर्वत कहाँ का है, यह पर्वत किस महाद्वीप का है, यह पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, इस पर्वत की कुछ खास बातें होंगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं किसका? सतपुड़ा श्रेणी की। जो सतपुड़ा श्रेणी है यह है भारत में स्थित है। भारत में कहाँ से फैला है? गुजरात से लेकर झारखंड तक फैला है। गुजरात से लेकर झारखंड तक फैला है। और जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ मध्य प्रदेश। और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1350 मीटर। सतपुड़ा की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1350 मीटर। इसी सतपुड़ा श्रेणी से आपकी 3 नदियां निकलती हैं, जो कि सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? अमरकंटक से। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं। पहली नदी कौन है? ताप्ती। और दूसरी नदी कौन है? सोन। ताप्ती और सोन दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। लेकिन इनकी खास बात क्या है कि जो ताप्ती नदी और सोन नदियां हैं, दोनों विपरीत दिशा में बहती हैं। दोनों नदी कहाँ बहेंगी? विपरीत दिशा में। तो जो पहली नदी की बहने की दिशा है, यह नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। कहाँ बहेगी यह? पूर्व से पश्चिम की ओर। और जो सोन बहती है, यह बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्या बहेगी? पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि यह कहाँ गिर जाती है? जो ताप्ती नदी है यह जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और जो सोन नदी है यह जाकर बिहार में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी जाकर बिहार में गंगा से मिल जाती है। और सतपुड़ा श्रेणी की हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सतपुड़ा में एक पर्वत है जिसका नाम है पंचमढ़ी। सतपुड़ा में एक पर्वत श्रेणी और है जिसका नाम है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी से क्या क्वेश्चन पूछता है? कहा जाता है कि सतपुड़ा का रानी किसे कहा जाएगा? सतपुड़ा का रानी किसे कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी किसे हम कहेंगे? पंचमढ़ी को। इसी
को हम क्या कहेंगे, इसी पंचमढ़ी को बोला जाता है सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी। इस पे स्टार लगा लीजिएगा कि सतपुड़ा की रानी किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, तो पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि पंचमढ़ी क्या है, मध्य प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है जो कि सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है, और वह बरसात के मौसम में जब वहाँ पे फूल उल खिलते हैं तो यह काफ़ी खूबसूरत देखने में लगने लगता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सतपुड़ा की रानी बोलते हैं। कभी कभी किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो लिखा होगा महेंद्रगिरी को कहा जाता है, लेकिन महेंद्रगिरी को नहीं कहा जाएगा। किसे कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी किसको बोलते हैं, पंचमढ़ी को। इसमें कन्फ्यूज़न में आप लोग मत पड़िएगा, ठीक है। हम लोग दूसरे पर्वतमाला की बात कर लेते हैं, आपलेशियन। आपलेशियन पर्वतमाला कहाँ का पर्वतमाला है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में किस में पाया जाता है, पश्चिमी भाग में। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, रॉकीज। रॉकीज क्या है, रॉकीज क्या है, विश्व का दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट पर्वत है। रॉकीज क्या है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत, सबसे लंबा पर्वतमाला। रॉकीज क्या है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वतमाला। और रॉकीज है कहाँ पे, ये भी है उत्तरी अमेरिका। कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। अच्छा, मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अगर यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है तो पहला सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सा है, तो विश्व का पहला सबसे पर्वतमाला कौन सा है, एंडीज। एंडीज क्या है, एंडीज विश्व का पहला सबसे लंबा पर्वतमाला, सबसे लंबा पर्वतमाला। ये क्या है, विश्व का सबसे लंबा। ये है कहाँ पे, ये है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। अब हम एक पर्वतमाला की और बात कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, आपलेशियन, सॉरी यूराल। कौन सा पर्वतमाला है, यूराल। यही क्या है, इसमें सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन है, यूराल है। यूराल कहाँ का है, यूरोप। यूराल कहाँ का है, यूरोप का। और इसकी खास बात क्या है कि यह यूरोप और एशिया को, यूरोप और एशिया को अलग करता है। क्या करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। कौन पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाएगा, क्षोभ मंडल। क्या कहा जाएगा, क्षोभ मंडल। हम लोग देख लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये है प्यारी सी पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर कौन सा है, सबके सब क्या है, वायुमंडल है। तो उस वायुमंडल को क्लासीफाई किया जाता है कि इतने से इतने दूरी को हम ये मंडल कहते हैं, उसके ऊपर वाले को दूसरा मंडल बोलते हैं, उसके ऊपर वाले को दूसरा मंडल बोलते हैं। इसी में ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर किस मंडल में है, कहाँ पर जाने पे टेम्परेचर घटेगा, कहाँ पर जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, सबका सब यहीं पर डिस्कशन हम कर लेते हैं। कि बस यही क्वेश्चन नहीं आएगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, सबसे ऊपरी परत भी पूछ सकता है, बीच वाले भी परत पूछ सकते हैं, कौन सी परत में कौन सी घटना घटती है भी पूछा जा सकता है, कौन से परत में टेम्परेचर बढ़ेगा, कौन से परत में टेम्परेचर घटे, कौन से मंडल में टेम्परेचर घटेगा, सारी की सारी बात हम यहीं पे कर लेते हैं। चलते हैं आगे।
देखिए सबसे पहला मंडल कौन सा है, 0 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक 18 किलोमीटर तक को हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल। 0 से लेकर 11 किलोमीटर तक की दूरी के मंडल को हम क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल। यानी कि सबसे निचली मंडल कौन सी है, क्षोभ मंडल। इसके बाद कौन सा मंडल आएगा, इसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो आपका मंडल आ जाएगा कौन सा, समताप मंडल। कौन सा मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल। ये कहाँ से है, यह फैला है 18 किमी से लेकर 50 किमी तक। 18 किमी से लेकर 50 किमी तक। इसी समताप मंडल में आपका आ जाएगा कौन सा, ओजोन परत। कौन सा परत, ओजोन परत। जो कितना ऊपर है, ये जो ओजोन परत है यह फैला है समताप मंडल के ऊपर तक। समताप मंडल के ऊपर तक, यानी कहाँ से, यह फैला है 32 किमी से लेकर 60 किमी तक। कहाँ तक फैला है, 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक फैला है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन परत। क्या बोलते हैं, ओजोन परत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन परत। ठीक है, अभी ओजोन परत के बारे में कुछ और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मंडल की बात कर लें। उसके ऊपर कौन सा मंडल आएगा, इसके ऊपर आता है मध्य मंडल। कौन सा मंडल आएगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल। ये कहाँ तक फैला है, ये फैला है 50 किमी से लेकर 80 किलोमीटर तक। मध्य मंडल कहाँ से फैला है, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। अब उसके ऊपर कौन सा मंडल आएगा, उसके ऊपर जो मंडल आएगा इसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल। कौन सा मंडल आएगा, आयन मंडल। आयन मंडल। आयन मंडल कहाँ से फैला है, ये फैला है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। आयन मंडल कहाँ फैला है, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। अब उसके ऊपर 400 किलोमीटर के ऊपर जितने भी दूर तक जाएगा वहाँ तक क्या फैला है, अनंत दूरी तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल। सबसे बाहरी भाग क्या बोलेंगे, वायुमंडल। तो सबसे निचला भाग कौन सा, क्षोभ मंडल, फिर कौन, समताप मंडल, फिर कौन, मध्य मंडल, फिर कौन, आयन मंडल, फिर कौन, सबसे बाहरी भाग, वायुमंडल। सबसे बाहरी भाग कौन सा मंडल, वायुमंडल। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ओजोन परत की। ओजोन परत की जो ओजोन की यूनिट होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉप्सन। क्या बोलते हैं, डॉप्सन। इसे किस में नापा जाता है, डॉप्सन में। और इसको कौन सबसे ज़्यादा खतरा करता है, CFC गैस। क्या करता है, CFC, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका स्रोत क्या है, रेफ्रिजरेटर और AC। रेफ्रिजरेटर और AC जो घर में नॉर्मली आप लोग फ्रिज यूज करते हैं उसी से कौन सा गैस निकलता है, CFC। ये कूलिंग का काम करता है। जो CFC है किसका काम करेगा, कूलिंग का। लेकिन ये किसके लिए खतरनाक है,
ओजोन मंडल के लिए यह सबसे खतरनाक है। इसी के वजह से इसमें CFC में यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसमें कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन तीनों पाए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक गैस कौन सा है? क्लोरीन, जो कि क्लोरीन के वजह से इसमें क्या होता है? ओजोन परत में छेद हो जाता है। तो ओजोन परत को हम लोग फिर एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब हम क्या करेंगे, पृथ्वी के ऊपर से, पृथ्वी के नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले 165 मीटर पर जाने पर आपका जो टेम्परेचर है वह 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर जाने पर लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। पहले क्या करेंगे, कहाँ तक कम होगा? ओजोन परत तक। ओजोन परत तक आपका टेम्परेचर कम होगा। लेकिन जैसे ही आप ओजोन परत में पहुंचेंगे फिर से आपका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ओजोन परत में जाएंगे तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। यानी कि 1 किलोमीटर पे लगभग 5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। कहाँ पे? ओजोन परत में। ओजोन परत में आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। फिर ओजोन परत के ऊपर जहां मध्यमंडल में एंट्री करेंगे आपका जो टेम्परेचर है वह फिर से कम होने लगेगा। यानी कि 1 किलोमीटर पर आपका 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिर से कम होने लगेगा। कारण क्या है कि सूर्य की किरण आती है तो ओजोन परत क्या करती है? उसको बाहर भेजने लगती है। अब कुछ किरण क्या करती है? पराबैंगनी किरण को क्या करती है? वापस कर देती है। लेकिन कुछ किरण क्या करती है? नीचे पृथ्वी तक आती है। तो यहाँ पे पृथ्वी गर्म, तो पृथ्वी के ऊपर जाएंगे टेम्परेचर आपका क्या होगा? ठंडा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही ओजोन परत में जाएंगे वह टेम्परेचर को कुछ एब्जॉर्ब किया होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा। लेकिन आप जैसे ही ऊपर जाओगे तो ये परत गर्म है और उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? ठंडा मिलने लगेगा। इसीलिए 80 किलोमीटर की दूरी पर, 80 किलोमीटर की, यानी पृथ्वी से 80 किलोमीटर की दूरी पर जो टेम्परेचर होता है वह -100 डिग्री सेल्सियस होता है। 80 किलोमीटर की दूरी पर टेम्परेचर क्या होगा? -100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, बस वायुमंडल के बारे में इतना ही। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इससे कर ले जाओगे। मौसम कहाँ घटित होता है? इसमें घटित होता है समताप मंडल में। उसके बाद जहाज कहाँ चलाते हैं? समताप मंडल में। उसके बाद जो आपका आकाशवाणी का जो रेज आता है वो कहाँ आता है? आयन मंडल से आता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की परतों को पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित तरीके से लगाएं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन आएगा? नंबर 1 पे क्षोभ मंडल, दूसरे पे कौन आएगा? समताप मंडल, तीसरे पे कौन आएगा? ओजोन, चौथे पे कौन आएगा? वाय। यानी क्या हो जाएगा? लगाएंगे तो क्या आएगा? 1, पहले क्या लगाएंगे हम लोग? 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, यानी कि पहले क्या हो जाएगा आपका? 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर सी। अभी इसके पहले ही क्वेश्चन में चर्चा किया गया है। आगे चलते हैं। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? यानी कि हम ऐसे बिंदु से होकर जाए जिसका कि प्रेशर क्या हो? समान हो, और उसको एक काल्पनिक रेखा से मिला दें। उसको क्या करें? एक काल्पनिक रेखा से मिला दें। जैसे ये बिंदु यहाँ पे अगर हमने दाब नापा, हम कहें कि 101 पास्कल, फिर यहाँ पे दाब नापा 101.2 पास्कल, फिर इसके आगे नापा फिर 101 पास्कल, फिर इसके ऊपर नापा, फिर यहाँ पे 103 समथिंग पास्कल, फिर यहाँ पे नापा, फिर 101 पास्कल। तो जहाँ जहाँ पे 101 पास्कल का दाब है उसी रेखा को हम क्या करें? उसी पॉइंट को एक काल्पनिक रेखा से मिला दें।
इसी पॉइंट को एक काल्पनिक रेखा से मिला दें तो उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, कह रहा है कि समान दाब वाले स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, तो इन लोग को बोला जाएगा आइसोबार। क्या बोला जाएगा, आइसोबार बोला जाएगा। क्या होगा, आइसोबार। आइसोबार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि हिम रेखा किसको कहते हैं, हिम रेखा किसको कहते हैं। देखिए उस काल्पनिक रेखा, यानी अगर किसी भी रेखा की नेचर में बात की जाती है तो सब की सब काल्पनिक रेखा है, कोई रेखा खींची नहीं गई, चाहे आपकी भूमध्य रेखा हो, चाहे आपकी कर्क रेखा हो, चाहे आपकी समान दाब रेखा हो, इस रेखा को कोई देखा नहीं है, बस एक इमेजिनेशन किया गया है कि यह रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिया जाए तो यह चीज़ तैयार हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि हिम रेखा किसको कहते हैं। अगर हिम रेखा की बात कहा जाए तो हम हिम पे जाकर रेखा तो खींचेंगे नहीं, वह काल्पनिक रेखा की बात की जा रही है, यानी कह रहा है उस काल्पनिक रेखा, और कहीं काल्पनिक रेखा की बात की जा रही है नहीं, और कहीं काल्पनिक रेखा की बात नहीं की जा रही है, यानी कि हम क्या कहेंगे, उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है। यही क्या हो जाएगा, उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है, इसे हम क्या कहेंगे, हिम रेखा कहेंगे। उस काल्पनिक रेखा को कहेंगे जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट है क्या है, एक खनिज है, एक जीव है, एक वनस्पति का प्रकार है, एक खेल है। देखो इसी में घुसेड़ दिया, खेल है, एंथ्रासाइट को खेल बना दिया। देखिए है क्या, जो सबसे पहले आप लोग जानिए कि एंथ्रासाइट है क्या, यह है कोयले का सबसे अच्छा रूप। क्या है, सबसे अच्छा या शुद्धतम रूप। क्या है, कोयले का सबसे शुद्धतम रूप। कौन से कोयले का, लकड़ी का कोयला वाला कोई शुद्धतम नहीं होता है, यानी कि जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी अधिक पाई जाएगी वह कोयला उतना ही अच्छा हो माना जाता है। तो कोयला क्या, लकड़ी के कोयले में आप सुने काला काला है तो उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसमें अपशिष्ट कम निकलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट मटेरियल किस में निकलेगा, लकड़ी के कोयले में। यानी जो एंथ्रासाइट है कैसा कोयला है, यह है पत्थर का कोयला। कैसा कोयला है, पत्थर का कोयला है, पत्थर का कोयला। अब देखिए जब पत्थर का कोयला है तो वह वनस्पति का प्रकार तो हो नहीं सकता, एक जीव वह हो नहीं सकता, यानी है क्या, पत्थर होता क्या है, एक खनिज होता है। पत्थर क्या होता है, एक खनिज। तो एंथ्रासाइट क्या है, कोयले का अच्छा या शुद्धतम रूप है। सबसे शुद्धतम कोयला कौन सा माना जाता है, एंथ्रासाइट माना जाता है। इसमें लगभग 96% कार्बन की मात्रा होती है, इसमें 96% लगभग कार्बन की मात्रा होती है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु बॉक्साइट से निकाली जाती है। लीजिए बॉक्साइट से कौन निकाली जाती है। देखिए जो तांबा है, तांबा पृथ्वी के ऊपरी परत पर पाया जाता है या तो कांक्रीट चट्टान के ऊपर पाया जाता है। यानी तांबा किसके रूप में पाया जाता है, अयस्क के रूप में। तांबा किस में पाया जाएगा, अयस्क के रूप में। लेकिन कहा जा रहा है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट से क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम। क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम। आगे चलते हैं। प्रकृति से मिलने वाला कार्बन का शुद्ध, प्रकृति से मिलने वाला कार्बन का शुद्धतम रूप, कार्बन का शुद्धतम रूप। तो कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें किस में पाया जाएगा, क्या लिखा है, फाइट, कार्बन ब्लैक, कोयला। सबसे शुद्धतम और सबसे कठोर रूप कौन सा होगा, हीरा।
सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस में पाई जाएगी? हीरे में। और सबसे शुद्धतम, यानी हीरा को चाट लो काम खत्म, हीरा को खा लो काम खत्म, फिर बचने वाले नहीं हो आप। ठीक है, कभी कोशिश ना करिएगा कि मतलब हीरा उरा फोड़ के अंगूठी का हाथ लगे खाइए ना, उसके ऊपर ग्लाइडिंग की जाती है जिससे कि मतलब वो आपको नुकसान ना करे, तो उसको खून उसके खाने मत लगिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लवणता विश्व में कहाँ पे पाई जाती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्या, वान झील। क्या है? वान झील। वान झील में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लवणता पाया जाता है। उसके बाद किसमें पाया जाएगा? मृत सागर। किसमें? मृत सागर में। उसके बाद कहाँ पाया जाएगा? उसके बाद पाया जाता है ग्रेट सागर में। किसमें? ग्रेट सागर में। तो क्या कहा है, सबसे ज़्यादा किसमें? वान झील में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे किसमें? मृत सागर में, तीसरे नंबर पे किसमें? ग्रेट सागर में, महान सागर में। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें कैस्पियन सागर नहीं, मृत सागर हाँ, हिंद महासागर, प्रशांत सागर, यानी इसमें कौन सा? मृत सागर में। लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा? वान झील में। वान झील में सबसे ज़्यादा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है? किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है? तो कौन सा? प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को क्या जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को। इसी जगह हम बात कर लेते हैं, अगर कहा जाए स्वेज नहर, स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो स्वेज नहर क्या जोड़ेगी? लाल सागर से, लाल सागर से भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को क्या जोड़ेगी? स्वेज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को। इसी स्वेज नहर को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी जहाज की रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी जहाज की रानी। स्वेज नहर को हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी जहाज की रानी। अगर बोल दिया कौन सी नहर को सबसे बड़ी जहाज की रानी बोला जाता है, तो स्वेज नहर को। किसको बोला जाता है? लाल सागर से भूमध्य सागर को। हम लोग बात कर लेते हैं कील नहर। किस नहर की? कील नहर। कील नहर क्या करती है? बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। बाल्टिक सागर से भूमध्य सागर को। तो क्या होगा? किन दो नहरों को पनामा नहर जोड़ती है? तो प्रशांत सागर से अटलांटिक सागर को। इसमें क्या हो जाएगा? स्वेज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को। कील नहर क्या करेगी? बाल्टिक सागर से भूमध्य सागर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी, देखिए अभी हम लोग बोले हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी किसको बोलेंगे? स्वेज नहर को। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर से भूमध्य सागर को। लाल सागर से भूमध्य सागर को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर बोलते हैं। आगे चलिए, इनमें से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? लीजिए, इनमें से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? कौन है? भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा। यानी पहले हम लोग देख लेते हैं, यह है विश्व का गोलाब। यहाँ पे कौन है? भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा।
इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आता है 23.5 डिग्री ऊपर कौन, कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसके नीचे क्या आता है, 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे आता है मकर रेखा। क्या आएगा, मकर रेखा। तो कह रहा है कि कौन सा अक्षांश भारत से होकर जाता है। भारत कहाँ पे है, भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर, और कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर, तो भारत कौन सा अक्षांश है, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, यह अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है स्वेज नहर किसे जोड़ती है, अभी बताए कौन कौन, लाल सागर से भूमध्य सागर को। अगला कह रहा निम्न में से हिमालय किस प्रकार का पर्वतमाला है। देखिए जो पर्वतमाला है वह दो टाइप का होता है। कौन सा, एक होता है युवा वलित, कौन, युवा वलित पर्वतमाला, और दूसरा कौन होता है, प्राचीन पर्वतमाला, प्राचीन पर्वतमाला। तो इसमें कौन आता है, एंडीज, रॉकी, एटलस, हिमालय, ये सब कैसा पर्वतमाला है, युवा वलित पर्वतमाला है। कौन सा है, युवा वलित पर्वतमाला। और प्राचीन पर्वतमाला में कौन आता है, अरावली। अरावली कैसा है, प्राचीन। आपलेशियन, एक कैसा पर्वतमाला है, ये है कैसा, ये है प्राचीन पर्वतमाला। कैसा पर्वतमाला है, प्राचीन पर्वतमाला। आपलेशियन पर्वतमाला कहाँ है, यूएसए, उत्तरी अमेरिका, यहीं पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किन राज्यों में स्थित है। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किन राज्यों में स्थित है। अरावली कहाँ से जाती है, गुजरात से, गुजरात से निकलेगी दिल्ली तक जाएगी, गुजरात से निकलेगी दिल्ली तक जाएगी। इसके गुजरात के ऊपर कौन है, राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, फिर कहाँ पहुँच जाएगी, दिल्ली। कहाँ जाएगी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो कहाँ पे है, राजस्थान। कहाँ जाएगी, राजस्थान से। अरावली की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या अभी बताए थे कि अरावली पर्वतमाला क्या है, अरावली पर्वतमाला क्या है, ये प्राचीन पर्वतमाला है। कैसा है, प्राचीन पर्वतमाला। कैसा माला है, प्राचीन पर्वतमाला। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। कौन है, गुरु शिखर। गुरु शिखर पे क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है गुरु शिखर पर। गुरु शिखर पे कौन स्थित है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। आगे चलते हैं। करा हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किन के मध्य में स्थित है। करा कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी कहाँ फैल सकता है, जास्कर हिमालय से लेकर बृहद हिमालय तक, जास्कर हिमालय से लेकर बृहद हिमालय तक। यानी बृहद हिमालय में कौन आता है, देखिए जो पीर पंजाल आता है वो आता है मध्य हिमालय में, बृहद हिमालय में आता नहीं है। धौलाधर कहाँ आता है, धौलाधर आता है बृहद हिमालय में। यानी कि पीर पंजाल से लेकर जास्कर से लेकर कहाँ तक, पीर पंजाल से लेकर धौलाधर नहीं, जास्कर से लेके पीर पंजाल नहीं, धौलाधर से लेके जास्कर तक। कहाँ फैला है, धौलाधर से लेके जास्कर तक, धौलाधर से लेके जास्कर तक फैला है। आगे चलते हैं।
करा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसको जान लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है, कौन कौन से राज्य से गुजरेगी? गुजरात से अंदर जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल के बाद चली जाएगी बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बाद कहाँ जाएगी? त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद कहाँ जाएगी? मिजोरम। कितने राज्य? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से। कहाँ कहाँ जाएगी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ममता दीदी से मिलेगी, फिर चली जाएगी कहाँ? जुल्फों वाली हसीना के पास, फिर वहाँ से कहाँ चली जाएगी? त्रिपुरा, फिर निकल जाएगी मिजोरम से। तो भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। आगे चलते हैं। भारत में मालाबार तट किस ओर स्थित है? देखिए, मालाबार तट, तट यानी कह रहा है कि ऐसी बाउंड्री जो जल से लगी हो, ऐसी बाउंड्री जो जल से लगी हो, यानी भारत का यही वाला नीचे वाला हिस्सा जल से लगा है। भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है वह क्या लगा है? जल से लगा है। ठीक है, यहीं से जल शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या है? गुजरात। इधर से अगर देखें तो कौन है? गुजरात, यानी पश्चिमी। इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी। जो इधर है कौन है? पूर्वी घाटी। इधर कौन है? पश्चिमी घाटी, पश्चिमी घाटी। देख लीजिए क्या बोला है? मालाबार तट। तो बात कर लेते हैं इधर से। सबसे पहले पश्चिम बंगाल से लेकर, कहाँ से? पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक फैला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्कल तट। उत्कल तट। उड़ीसा से लेकर कहाँ तक? आंध्र प्रदेश तक फैला है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सागर तट। उत्तरी सागर तट या उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। यही आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। अब यही कन्याकुमारी से लेकर कहाँ तक फैला है? ये फैला है आपका कर्नाटक तक। इसी को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। इसी कर्नाटक से लेकर गोवा तक फैला है। इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट। यहीं से लेकर फैला है कहाँ तक? दमन और दीव तक। इसको हम लोग बोलते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। और सबसे ज़्यादा कौन? गुजरात का तट। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या पूछा गया है कि मालाबार तट किस ओर स्थित है? तो पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर यही पूछा जाए कि सबसे बड़ा तट कौन है, तो याद रखिएगा GAT, यानी कि सबसे बड़ा कौन? गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कौन? तमिलनाडु। चलिए आगे। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दे रहे हैं जिससे आपको देखने में आसानी।
किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? कौन है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो हम लोग सबका जान लेते हैं नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। जो ब्रह्मपुत्र है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र का अलग अलग देश में अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकला है? मानसरोवर ग्लेशियर, कैलाश मान सरोवर ग्लेशियर। अगर एक स्थान की बात करें तो उस स्थान का नाम है चेमा युंग डुंग से निकला है। कहाँ से निकली है ब्रह्मपुत्र? चेमायुंग डुंग, यानी कैलाश मानसरोवर तिब्बत से। कैलाश मानसरोवर तिब्बत से। गंगा कहाँ से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। यमुना कहाँ से निकले हैं? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। कहाँ से? बंदर पूंछ चोटी, बंदर पूंछ चोटी से। नर्मदा कहाँ से निकली है? सतपुड़ा श्रेणी से। सतपुड़ा श्रेणी से कहाँ से? मैकाल से। सतपुड़ा श्रेणी के मैकाल के शिखर से निकली है, मैकाल नर्मदा, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में मतलब किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है? तो ये कहाँ पे है? ये है तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में। और इसी ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। और जैसे ही कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करेगी, इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या नाम हो जाता है? दिहांग। फिर भारत अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही असम में जाएगी, यानी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलेंगे? दिहांग। जैसे ही असम में प्रवेश करेगी, कहाँ पे? असम में, इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही बाहर निकलेगी, कहाँ पे? जैसे ही बाहर बांग्लादेश निकलेगी, बांग्लादेश, इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना। क्या नाम हो जाएगा? जमुना। और इधर से जैसे ही आके गंगा यानी पद्मा इससे मिलेगी, गंगा जाकर जैसे मिलेगी, इसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। फिर उसके बाद उधर से आएगी बराक नदी और जैसे ही मिलेगी, नाम क्या हो जाएगा? मेघना। यानी ब्रह्मपुत्र अपना नदी, अपनी जल किस नाम से गिराती है? मेघना के नाम से। कहाँ गिराती हैं सब? सुंदरबन के डेल्टा पर। कहाँ गिराएंगी? सुंदरबन के डेल्टा पर, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती? पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती। पूर्व से पश्चिम में कौन कौन बहती नदियाँ? पूर्व से पश्चिम में वही नदी बहेगी जो कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। तो ताप्ती बहती है, नर्मदा बहती है, माही बहती है, कृष्णा नदी नहीं बहती। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाबालेश्वरम से। कहाँ से निकलेगी? महाबालेश्वरम। महाबालेश्वरम कहाँ है? महाराष्ट्र। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वरम, महाराष्ट्र से, ठीक है। आगे चलते हैं। ताप्ती बता ही दिया, ताप्ती अमरकंटक से निकलती है। माही कहाँ से निकलती है? विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। हाँ, माही नदी खास बात, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? देखिए यहाँ क्या है, चिल्का। कौन सी झील है? चिल्का है। चिल्का को कह रहा है पश्चिम बंगाल। चिल्का को क्या बोल रहा है? वेस्ट बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल में कोई झील ही नहीं है। चिल्का झील कहाँ की है? उड़ीसा की है। चिल्का झील कहाँ की है? उड़ीसा की, यानी कौन है? यहीं सांभर राजस्थान, वुलर जम्मू कश्मीर, लोनार महाराष्ट्र। लोनार कैसा झील है? लोनार एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब समझ रहे हैं? जो ज्वालामुखी से निर्मित होता है, जो ज्वालामुखी से निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील। वुलर क्या है? मीठे पानी की झील है, इसे हम लोग गोखुर झील बोलते हैं। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे चलते हैं। करा निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वारंदमुख यानी बेला संगम बनाती है, यानी भ्रंश घाटी बनाती है। इसका मतलब क्या है? भ्रंश घाटी क्या बनाती है? भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कह रहा है कहाँ से? पूर्व से पश्चिम। यमुना। यमुना गंगा की सहायक नदी है जो कि कहाँ बहती है? पूर्व की तरफ बहती है। कृष्णा, कृष्णा भी महाबलेश्वरम से निकलती है, जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, उसके पहले बात कर लेते हैं गोदावरी। गोदावरी क्या करती है? गोदावरी निकलती है त्रयंबक से। कहाँ से निकलती है? त्रयंबक। इसके किनारे कौन शहर है? नासिक। कौन सा शहर बसा है? नासिक, जहाँ पे क्या लगता है? कुंभ मेला। क्या लगता है? कुंभ मेला। कुंभ मेला किस नदी के किनारे? गोदावरी को। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहेंगे? दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहेंगे? गोदावरी को। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहेंगे? गोदावरी को। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या है? नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? मैकाल से निकलती है। अब भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। यानी कौन? नर्मदा। नर्मदा कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। आगे चलते हैं। जय संबंध झील कहाँ स्थित है? लीजिए, ये जय संबंध झील, हल्के में इसको मत लीजिए। जय संबंध झील बहुत खतरनाक झील है। कैसा झील है? ये कृत्रिम झील है। कैसा झील है? कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील कैसा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील, दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ये कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। और एक चीज़ और, उदयपुर को हम झीलों का सागर कहते हैं। क्यों? उसके प्राकृतिक झील के कारण उदयपुर को हम क्या कहेंगे? झीलों का सागर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान से, सेम क्वेश्चन आ गया वहीं पे, ये कौन है? चिल्का। चिल्का कहाँ पे है? उड़ीसा में। आगे, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है कहलाती है। रेगुर मृदा यानी समझ रहे हैं? रेगुर मृदा यानी कि अत्यंत सूक्ष्म कण वाली मृदा। अत्यंत सूक्ष्म कण वाली मृदा जिसमें कि पानी यानी नमी हमेशा बरकरार बनी रहे। तो ऐसी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कौन सा मिट्टी बोलेंगे? रेगुर मृदा। आगे चलते हैं। भारतीय मृदा में कमी है। लीजिए, भारतीय मृदा में मैग्नीज की नहीं, कैल्शियम की। कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। पहाड़ वहाड़ यहाँ बहुत पाए जाते हैं, पहाड़ में कैल्शियम तो पाया जाएगा। हाँ, नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी? नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी।
और किसकी कमी? फास्फोरस की कमी। फास्फोरस की कमी। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग दलहन खेती करते हैं। कौन सी खेती? दलहन। दलहन खेती करते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कहाँ से? सूखी नीम के पत्ती से। सूखी नीम की पत्ती से। सूखी नीम की पत्ती अगर खेत में मिला दिया जाए तो उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो कौन कौन सी? नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी। लेकिन अगर आपसे कोई एक ऑप्शन चुनने के लिए बोले तो नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा कमी होती है। और सूखी नीम की पत्ती खेत में मिला दो, नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। या तो लगातार चना बोते रहो, मटर बोते रहो, अरहर बोते रहो, नाइट्रोजन की कमी पूरी होती चली जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए। भारत के पश्चिम तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है, लीजिए अभी बताए थे जीएटी, मतलब कौन? गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बद्रीनाथ के समीप से निकलती है? ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। बद्रीनाथ के समीप से सबसे पहले देखिए हम लोग बात कर लेते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। कहाँ से निकलेगी? केदारनाथ से। गंगा कहाँ से? गंगा और भागीरथी एक ही नाम है, एक ही नदी का। भागीरथी जाकर अलकनंदा से मिलेगी देवप्रयाग में तो क्या बना देगी? गंगा। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में तो कौन सी नदी बन जाती है? गंगा। देवप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ये सब निकलती दोनों कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर, चाहे गंगा कहे चाहे भागीरथी कहे, दोनों का हम उद्गम स्थल कहाँ मानेंगे? गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगा है कहाँ बनती है? देवप्रयाग में बनती है। किसके किसके संगम है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम से। यानी कि बचा कौन आपके पास? अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। कहाँ से निकलेगी? बद्रीनाथ। ग्लेशियर पूछे तो सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप क्लास का फ़ायदा जरूर उठा लें। आगे चलते हैं। कराए निम्नलिखित में से किसे झीलों का शहर भी कहते हैं? अभी बात किया गया था झीलों का शहर। किसके वजह से? अपनी प्राकृतिक झीलों के वजह से। अपने प्राकृतिक झीलों के वजह से। झीलों के वजह से। और इसी जगह पाया जाता है क्या? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील। कृत्रिम झील। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं? उदयपुर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उदयपुर। यानी कि झीलों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को। किसके कारण? अपने प्राकृतिक झीलों के कारण। क्या है? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? अब इसी जगह हम सारे संगम स्थल को देख लेते हैं। यहाँ से कौन निकल रही है? ये है भैया अलकनंदा। कौन है? अलकनंदा।
नंदा। ये निकल कहाँ से रही है? यहीं से निकल रही है, बद्रीनाथ। कहाँ से निकल रही है? बद्रीनाथ से। अगर पूछे ग्लेशियर कौन सा है तो सतोपथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सतोपथ ग्लेशियर से निकल रही है। उसके बाद नदी आएगी आपकी इधर से ऊपर से, एक नदी आएगी रामगंगा। रामगंगा, जब रामगंगा आएगी तो कौन सा प्रयाग बनाएगी? विष्णु प्रयाग। कौन सा बनाएगी? विष्णु प्रयाग। यानी रामगंगा और अलकनंदा के संगम को हम क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग। अब इसके बाद आएगी एक नदी और ऊपर से ही, इसका नाम है नंदाकिनी। कौन सी नदी? नंदाकिनी। नंदाकिनी आकर जैसे ही अलकनंदा से मिलेगी बनाएगी नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर ऊपर से एक नदी बहती हुई आएगी जिसका नाम है पिंडार। कौन सी नदी? पिंडार। और यह पिंडार जैसे ही अलकनंदा से मिलेगी बनाएगी कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नीचे से नदी कौन सी आएगी? इस नदी का नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से निकलेगी? ये निकलती कहाँ से? अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, मंदाकिनी निकलेगी केदारनाथ से। केदारनाथ से। केदारनाथ से कौन निकलेगी? मंदाकिनी। और जैसे ही जाके मिलेगी किससे? मिलेगी आपकी अलकनंदा से। इसका नाम हो जाएगा रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। उसके बाद एक नदी और इधर से जाएगी इसी के समांतर, जो कि निकलती है कहाँ से? ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है भैया भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। यह जाकर जैसे ही अलकनंदा से मिलेगी इसका नाम हो जाएगा देवप्रयाग। कौन सी नदी बना देगी? देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग के आगे जब अलकनंदा बढ़ेगी तो इसका नाम हो जाएगा गंगा। कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा। और इसी भागीरथी के किनारे हरिद्वार। कौन सा? हरिद्वार। यहीं पे क्या लगता है? यहीं पे लगता है भारत का पहला कुंभ मेला। क्या लगेगा? भारत का पहला कुंभ मेला। कहाँ पे? हरिद्वार में। इसी भागीरथी पर आकर मिलेगी भील गंगा। कौन मिलेगी? भील गंगा मिलेगी। कौन? भील गंगा। इसी भागीरथी और भील गंगा के संगम पर कौन सा बांध? टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध स्थित है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। तो हम लोग संगम के साथ साथ कई सारे चीज, तो क्या बोल रहा है? मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को हम क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। इसको अच्छे से नोट कर लो मेरे बच्चे। ये किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई न कोई संगम आपसे टकरा ही जाएगा। एक संगम आपका और बचा है जो कि यमुना से गंगा मिलती है। कहाँ पे? प्रयाग में। पुराना नाम इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। तो वहाँ पे क्या बनता है? प्रयाग बनता है। वहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन, मंदाकिनी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग। चलिए, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे कौन बसा है? अहमदाबाद। गोमती नदी के किनारे कौन बसा है?
लखनऊ, यमुना के दिल्ली, आगरा, एक ही नदी किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे। कह रहा है कि भारत का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु क्या है? यह है भारत। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कितना है? 68°7' पूर्वी देशांतर से लेकर फैला है कितना? 97°25' पूर्वी देशांतर तक। और सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु को हम कहते क्या हैं? इसको हम लोग कहते हैं गौर मोता। क्या कहते हैं? गौर मोता। एक कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सबसे पूर्वी बिंदु को हम क्या कहते हैं? कीवीथू। क्या बोलते हैं? कीवीथू। क्या बोलते हैं? कीवीथू। है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अगर कहेंगे धरातल के हिसाब से सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये कितने पे? 8°6' से लेकर 8°6' से लेकर 37°6' तक। 8°6' से लेकर 37°6' तक। और इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है केप कमोरियन। केप कमोरियन। ये किसके हिसाब से है? धरातल के हिसाब से। और सबसे ऊपरी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे दक्षिणी, अगर कहेगा कि सबसे दक्षिणी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये है कहाँ पे? निकोबार में। वो भी किस निकोबार में? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में कौन सा बिंदु है? इसको हम लोग बोलते हैं, ग्रेट निकोबार को सबसे ऊपरी बिंदु और सबसे नीचे, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। और सबसे ऊपरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल है कहाँ पे? ये है लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है। कौन? इंदिरा कॉल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? पहले भूटान के साथ कौन कौन सी सीमा मिलेगी? कितनी सीमा मिलेगी? देखिए, ये भारत है, ऐसे यहाँ पे है सिक्किम, फिर ऐसे भूटान, फिर आगे चला जाएगा म्यांमार। ठीक है, तो ये है इधर नेपाल, ये है कौन? सिक्किम। कौन है? सिक्किम। इधर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ये कौन है? भूटान। ये कौन है प्यारे बच्चों? भूटान। ठीक है, तो कौन कौन मिलेगी? कौन करा नहीं मिलती? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल नीचे से मिलेगा, वेस्ट बंगाल। और कौन मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। लेकिन कौन नहीं मिलेगा? मेघालय। मेघालय इससे नहीं मिलेगी। कौन कौन मिलती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। यानी भूटान से भारत की कितनी सीमा लगती है? 3 सीमा। कौन कौन? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। मेघालय भूटान से नहीं सीमा साझा शेयर करता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? देखें, बात करा है कि मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान वाले सीमा पे, पाकिस्तान राजस्थान। और यहीं कौन सा क्षेत्र है? यहीं से निकल के आती है बाहर से सिंधु, पाकिस्तान में। ठीक है, यहीं पे राजस्थान, गुजरात वाला एरिया, तो यहीं पे कौन सा क्षेत्र है? मरुस्थल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मरुस्थल। और गंगा क्षेत्र मैदानी भाग है, मरुस्थल है नहीं। असम क्षेत्र में क्या है? पूरा बर्फ,
मध्य भारत क्षेत्र यानी बीच में, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र कुछ पाया जाएगा और कुछ क्या पाया जाएगा, मैदानी क्षेत्र पाएगा। लेकिन मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान वाले एरिया में, जो कि पाकिस्तान वाले एरिया से सटा है। और वहीं से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु क्षेत्र। तो कौन से क्षेत्र में, सिंधु क्षेत्र में। आगे चलते हैं। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय, हिमालय को देखिए, जो हिमालय है उसको हम लोग पहले बांट देते हैं कैसे, क्षैतिज। तो सबसे ऊपर वाले हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय 3 भाग में बटा है। कौन कौन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर कौन सा हिमालय आएगा, फिर आएगा भैया ग्रेट हिमालय यानी बृहद हिमालय। फिर कौन हिमालय आएगा, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। फिर कौन आएगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। फिर इसके नीचे कौन आ जाएगा, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय या सबसे नया हिमालय, या वाह्य हिमालय, वाह्य हिमालय। क्या बोलेंगे, शिवालिक हिमालय या सबसे नया हिमालय या वाह्य हिमालय। तो कह रहा है कि लघु हिमालय किस हिमालय के बीच स्थित है, तो शिवालिक और किसके किसके बीच है, शिवालिक और महान हिमालय। शिवालिक और महान, शिवालिक है और बृहद, इसके बीच में कौन, लघु हिमालय। इसको नोट कर लीजिए, आपके काम का चीज़ है। आगे चलते हैं। नंदा देवी चोटी स्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है कौन से हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में। कौन से हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में नंदा देवी चोटी स्थित है। देखिए असम हिमालय, असम हिमालय में कौन है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सॉरी। असम हिमालय में नामचा बरवा है। कौन है, नामचा बरवा। नेपाल हिमालय में कौन है, धौलाधर, माउंट एवरेस्ट। ये सब कहाँ है, नेपाल हिमालय में, ठीक है। तो नंदा देवी कौन से हिमालय की चोटी है, गढ़वाल हिमालय की। कौन सी हिमालय की, गढ़वाल या कुमायूं हिमालय। इसी को गढ़वाल या कुमायूं हिमालय बोलते हैं। चलते हैं आगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। भैया नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, नाथुला कहाँ का है, सिक्किम का। नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा, दीफू, बोमडिला, ये सब दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। कौन सा है, नाथुला कहाँ पे, सिक्किम, यानी यही असुमेलित है। आगे चलते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करेगा, अंडमान और निकोबार को। किसको किसको, अंडमान और निकोबार को। वो भी किससे, दक्षिणी अंडमान से कार निकोबार को अलग करता है। दक्षिणी अंडमान से कार निकोबार को। इसी जगह देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर म्यांमार, म्यांमार में कौन सा पर्वत है, कोका पर्वत, कोका पर्वत। फिर ये फैला है कौन, अंडमान
फिर कौन, निकोबार, फिर इसके नीचे कौन है, सुमात्रा पर्वत। सुमात्रा पर्वतमाला कहाँ पे है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। देखिए इस सुमात्रा पर्वत को किससे, ग्रेट निकोबार से, किससे, ग्रेट निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, इसको करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तरी अंडमान मतलब नॉर्थ अंडमान। फिर कौन है, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ये क्या है, लिटिल अंडमान। कौन सा है, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान। फिर कौन है, कार निकोबार, फिर कौन है, साउथ निकोबार, फिर कौन है, ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, साउथ निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो साउथ अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है, इसको करता है 10 डिग्री चैनल। कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। किसको किसको, कार निकोबार और साउथ अंडमान को। अब देखना इसी जगह एक है दक्कन पास। क्या है, दक्कन पास। दक्कन पास किसके किसके बीच है, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। और यहाँ से कौन है, एक कोका पर्वत। कोका पर्वत कहाँ पे है, कोका पर्वत है म्यांमार। कोका पर्वत को या कोका द्वीप के नाम से जाना जाता है। कोका पर्वत ही क्या है, कोका द्वीप। तो कोका द्वीप को कौन अलग करता है, कोका चैनल अलग करता है। कौन करेगा, कोका चैनल, कोका चैनल। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है इसी जगह आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। कुछ भी पूछेगा इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछता है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर, मतलब यहाँ से आएगा क्वेश्चन। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है 4 राज्य की सीमाएं, 2 राज्य की सीमाएं, 3, 5। तो यहाँ कौन करती है, 4 राज्य की सीमाएं। वो चारों राज्य देख लीजिए कौन कौन सा है। इधर से कौन करेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कौन करेगा, झारखंड, और कौन करेगा, बिहार। ये चारों राज्य क्या करती हैं, मध्य प्रदेश से सोनभद्र से सटी हुई हैं। ये चारों राज्य क्या है, सोनभद्र से सटी हुई हैं। तो सोनभद्र को कितनी राज्य स्पर्श करती हैं, 4 राज्य स्पर्श करती हैं। और ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसको 4 राज्य स्पर्श करती हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसको कितनी राज्य, 4 राज्य स्पर्श करती है। कौन कौन सी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। क्वेश्चन क्या आता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो कि सोनभद्र से मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा है। तो नीचे लटका है एक ललितपुर। ललितपुर क्या है, वह मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संथाल निवासी हैं, तो संथाल पहले भैया कहाँ के निवासी हैं, संथाल पाए जाते हैं झारखंड में। कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में। तो झारखंड कहाँ पे है, पूर्वी भारत। संथाल निवासी कहाँ के हैं, पूर्वी भारत के। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जब मैं पढ़ा रहा था सोन नदी के बारे में, अमरकंटक की बात कही थी, तभी ये बताया गया था कि सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है भारत में। कौन सी नदी? सोन नदी। ये कौन सी नदी है? सोन है। सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। आगे, सोन नर्मदा और महानदी। महानदी तो नहीं निकलती है भैया सोन नर्मदा के पास से। कौन है? सोन नर्मदा निकलती है कहाँ से? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से और पूर्वी घाट से, अरावली से। तो सब कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। नहीं, अमरकंटक के पास से निकलती हैं। अगर कहा जाए एक्चुअल अमरकंटक से कौन निकलती है, तो सोन और ताप्ती निकलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है मैकाल श्रेणी से। लेकिन अगर कहा जाए कि उसके पास से निकलती है, तो अमरकंटक के पास से निकलती है। ठीक है, क्योंकि नज़दीकी वहीं पे है। आगे चलते हैं। चिल्का झील स्थित है कहाँ पे? चिल्का झील पहले कहाँ का झील है? चिल्का झील उड़ीसा का। और एक चीज़ और है, पूर्वी घाट की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी झील है? चिल्का झील है। कैसी झील है? यह है लैगून झील। कैसी झील है? लैगून झील। क्या है? पूर्वी तट की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है, पूर्वी तट की सबसे बड़ी झील है। तो कह रहा है कि यह किस तट पर स्थित है? तो हम क्या बताए थे? उत्कल तट। उत्कल तट कहाँ से कहाँ तक फैला है? उत्कल तट पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक। फिर उसके बाद क्या है? उत्तरी सागर तट या उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा से लेके कहाँ तक? आंध्र प्रदेश तक। तो कौन से तट पे होगा? उत्तरी सागर तट या उत्तरी सरकार तट। आगे चलते हैं। करा उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित रहता है? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और उसके बाद महाराजगंज, ये सब जिला सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदी वहीं से रामगंगा निकल के आती है, गंगा की सहायक नदी। वहीं जाकर जमुना मिल जाती है इलाहाबाद में। तो पानी उठा के सब कहाँ फेंक देती है? पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ फेंक देती है? पूर्वी क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है? पूर्वी क्षेत्र प्रभावित रहता है। आगे चलते हैं। करा इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। यह किस मृदा की विशेषता है? तो जिस मृदा की जितनी सूक्ष्म कण होगी वह उतना ही ज़्यादा नमी को रोकेगा और उतनी ही कम पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें फूलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी की विशेषता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या होता है? नमी रुक के रहता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे कण होते हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। करा सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। सबसे पहले सरदार सरोवर परियोजना है कहाँ पर? लिख लीजिए। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात के आसपास वाले जो एरिया है वहीं बस इसका लाभ उठा पाएंगे, और तो कोई उठा नहीं पाएगा। देख लीजिए क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बिल्कुल सही। क्या करा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे उस तरफ, ये तो लाभ उठा नहीं पाएगा। उड़ीसा भी नहीं उठा पाएगा। फिर क्या कर रहा है? कर्नाटक, ये भी नहीं उठा पाएगा। यानी सब कौन उठा पाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये सब एक गुच्छे में बंधे हैं, यही सब गुजरात से सटे हैं, यही सब लाभान्वित होने वाले राज्य हैं सरदार सरोवर परियोजना से। आगे चलते हैं। सूची 1 व 2 को मिलाइए।
कह रहा है काफ़ी बोर्ड। काफ़ी कहाँ होता है? काफ़ी होता है बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में। कहाँ होता है? बाबा बुदान की पहाड़ी केरल और कर्नाटक वाले एरिया में। तो कहाँ पे काफ़ी बोर्ड होगा? काफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है। फिर कह रहा है रबर बोर्ड। रबर बोर्ड कहाँ पे होगा? कोटायट्टम में, तमिलनाडु। और कौन है? चाय बोर्ड। चाय कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदा होता है? असम में। तो असम में बोर्ड बना नहीं है, तो असम से नज़दीक कौन है? कोलकाता। कोलकाता में है पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में। गुंटूर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। गुंटूर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। कोटायम कहाँ पे है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक। कोलकाता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। ममता दीदी गांव। तो कौन सा है? ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। करा निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तांबा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? मलाजखंड बालाघाट। ये है कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश। ये दुर्ग में क्या पाया जाता है? दुर्ग में लोहा और मैग्नीज। दुर्ग में क्या पाया जाएगा? मैग्नीज और आयरन। दुर्ग में मैग्नीज और आयरन। केसली में, केसली है मंडला। केसली कहाँ पे है? मंडला। मंडला कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान में क्या पाया जाएगा? सिलिका। क्या पाया जाएगा? सिलिका। आगे चलते हैं। करा है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? पहले संगमरमर है क्या? संगमरमर कौन सा पत्थर है? संगमरमर कौन सा पत्थर है? ये है रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। ये क्या है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, यानी जो अपना रूप बदल दे। कायांतरित चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। कैसे अपना रूप बदलता है? जब अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप किसी पत्थर पे पड़ जाए तो अपना रूप बदलने लगता है। और संगमरमर कैसा होता है? संगमरमर आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद होता है, यानी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। तो किसका सुधरा हुआ रूप है? चूना पत्थर का। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। कौन? संगमरमर। संगमरमर तो कहाँ पाया जाता है? सबसे अच्छे किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना। मकराना कहाँ पे है? राजस्थान। कहाँ पे है? मकराना, राजस्थान। इसको याद रखिए। संगमरमर कैसा है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का हमने वादा किया था, 51 क्वेश्चन करा दिया। अब मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।